सर ये जो एक्सटर्नल और इंटरनल यूजर्स था तो एनसीईआरटी में एम्प्लॉयज और वर्कर्स एक्सटर्नल यूजर्स में है या इंटरनल? ये मेरे से पूछ रही है, मुझे बता रही है। मैं कंफ्यूज हो गया तेरी बात से। एनसीईआरटी में क्या लिखा है तो मेरे से पूछ रही है या मुझे बता रही है? नहीं, मैं सब पूछ रही हूँ। पूछ रही है, अच्छा। सो एनसीईआरटी में बेटा देखो, एनसीईआरटी में इंटरनल यूजर्स के अंदर वर्कर्स और ये जो एम्प्लॉयज़ की कैटेगरी है उसको लिया हुआ है। अब तक यही होता था, अब तक ये लोग इंटरनल यूजर्स में ही कंसीडर किए जाते थे। इस साल कुछ ऑथर्स जैसे टी.एस. ग्रेवाल और डी.के. गोयल सर ने इसको एक्सटर्नल यूजर्स की कैटेगरी में डाल दिया, बट विदाउट ड्यू एक्सप्लेनेशन कि एग्जैक्टली ऐसा क्या चेंज हुआ कि ये इंटरनल से एक्सटर्नल में आना चाहिए। ठीक है, तो पॉइंट इज कि लेट्स नॉट डिबेट कि अब ये इंटरनल में होना चाहिए, ये एक्सटर्नल में होना चाहिए। ठीक है, वी आर नॉट एट द स्टेज टू मेक एनी काइंड ऑफ अ डिबेट एंड enter into this kind of a discussion. The point is we need to first of all understand these are users. ये तो समझ में आ गया शायद, यूजर्स है, ये तो क्लियर है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर्स हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई डाउट नहीं है। द ओनली कंफ्यूजन विच इज अरोजन नाउ इज के कुछ ऑथर्स इसको इंटरनल में ले रहे हैं, कुछ ऑथर्स इसको एक्सटर्नल में ले रहे हैं। ठीक है, अभी एनसीईआरटी में अब तक जो आ रहा था वो उसको इंटरनल में ही लिखते थे। इंटरनल यूजर्स में अलग अलग एम्प्लॉयज के एग्जांपल्स वगैरह दे रखे होते थे, जैसे चीफ एग्जीक्यूटिव, फाइनेंस ऑफिसर, वाइस प्रेसिडेंट। तो मैं आपको लाइन रीड करके बता देता हूँ, मेरे सामने ही है। तो इसमें लिखा है इंटरनल यूजर्स इंक्लूड Chief Executive Officer, Finance Officer, Vice President, Business Unit Manager, Plant Manager, Store Manager, Line Supervisor, etc. So all these are, ये है कौन, ये सब वर्कर्स ही है, वर्कर्स और मैनेजमेंट में तो पार्ट है। ठीक है, तो पॉइंट इज के आपका जो क्वेश्चन था कि आप एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है, तो एनसीईआरटी में तो इसको इंटरनल यूजर में लिया हुआ है, बट आई वुड से के यू लुक एट व्हाट योर टीचर इज टेलिंग यू। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली 11th में, ठीक है, 11th में ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 11th में जो आपकी टीचर है उसने आपको मार्क्स देने हैं। 12th में तो सीबीएसई के टीचर्स चेक करते हैं कॉपी और उन्होंने मार्क्स देने होते हैं। तो 12th में तो जब भी मैं पढ़ाता हूँ तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको फॉलो करो, चाहे आपका टीचर कुछ और क्या। लेकिन 11th में क्योंकि आपके टीचर ने ही मार्क्स देने हैं तो हमें टीचर को फॉलो करना जरूरी है। तो अगर आपका टीचर बोलता है कि इसको इंटरनल यूजर में कंसीडर करो तो आप इंटरनल में कर दो, अगर वो एक्सटर्नल में करता है तो एक्सटर्नल में कंसीडर करो। ठीक है, क्लियर? और कोई डाउट बेटा? गाइस एक बार प्लीज अपना अपना कैमरा ऑन करें सब लोग। कैमरा सो ऑफ है बेटा आप लोगों के, प्लीज जल्दी से करें ताकि मैं फिर क्लास को आगे बढ़ाऊं। सब लोग करेंगे बेटा, जल्दी से कैमरा ऑन करें प्लीज। अरम, कशिश, शशांक प्लीज, नव्या, प्रियांशी, क्रिश, प्लीज सब लोग अपना कैमरा ऑन करें। हाँ जी गाइस, तो पहले मेरे को ये बताइए कि अब तक जितना हमने पढ़ा है उस पर किसी को कोई और डाउट? निशात ने अपना एक डाउट पूछा, इसी तरीके से आप लोगों में से किसी का कोई डाउट है तो प्लीज रेज योर हैंड, और अगर डाउट नहीं है तो प्लीज गिव मी अ थम्स अप। अगर जितना अब तक हमने पढ़ा है उसमें और कोई डाउट नहीं है तो प्लीज गिव मी अ थम्स अप, एंड इफ यू हैव एनी डाउट तो प्लीज रेज योर हैंड देन बी ओपन। यार कुछ भी डाउट होता है तो ये मत सोचा करो कभी भी कि छोड़ यार ये पूछूं नहीं पूछूं, यही चलता रहेगा दिमाग में। नहीं, पहली बार हेजिटेशन होती है, एक दो बार डाउट पूछ लोगे तो फिर हेजिटेशन खत्म हो जाता है, फिर होता है कि डाउट होता है। ठीक है, तो कोई डाउट हो, कुछ भी डाउट आ रहा है तो प्लीज बी ओपन। चलो, तो अभी किसी का हैंड रेज नहीं है तो फिर मैं आगे चलता हूँ। गाइस हम लोगों ने यहाँ तक कर लिया था, यूजर्स तक डिस्कस कर लिया था। मैंने आपको बताया पुरानी बुक के हिसाब से 3 इंटरनल और 7 एक्सटर्नल है। अब किसी ने मुझे बताया था कि एक्सटर्नल यूजर में से भी एक हटा दिया है नई बुक में, और इंटरनल में से एम्प्लॉय वर्कर को नीचे ले गए एक्सटर्नल। तो ये चीज़ अपने टीचर्स के साथ चेक कर लेना कि आपके जो स्कूल की टीचर है वो आपको किस तरीके से याद करने को बोल रही है, वैसे याद करेंगे। अल्टीमेटली यूजर है, इंटरनल एक्सटर्नल में डिबेट करने से कोई फायदा नहीं। ठीक है, ये हमने ही कैटेगरी बनाई है इंटरनल एक्सटर्नल, तो उस पर डिबेट करके कोई लॉजिक नहीं है। आगे चलते हैं। हाँ जी, तो सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग की बात करेंगे। उससे पहले एक छोटी सी चीज़ है, अगेन शायद ये नई वाली बुक में नहीं है बट डिस्कस करने में कुछ नहीं जाता। इज अकाउंटिंग एंड आर्ट और साइंस, बहुत छोटा सा पार्ट है, जल्दी से समझते हैं इसको। इज अकाउंटिंग एंड आर्ट और साइंस, क्या अकाउंटिंग आर्ट है या साइंस है? ठीक है, तो ये जरा समझते हैं। आर्ट क्या होता है?
आपने सुना होगा आर्टिस्ट, जैसे कोई पेंटर होता है, कोई ड्राइंग करता है, तो ये सब लोग हम क्या बुलाते हैं इनको? आर्टिस्ट बुलाते हैं कि नहीं बुलाते, है ना? तो आर्टिस्ट कौन होता है या आर्ट क्या होती है? आर्टिस्ट या आर्ट की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ कहीं ना कहीं कोई टेक्निक इन्वॉल्व होती है, यानी जो भी वो आर्टिस्ट काम कर रहा है वो किसी टेक्निक को यूज करके काम कर रहा है, ठीक है, क्लियर? जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी मान लेते हैं कोई स्केच बना रहा है, उसकी बात करते हैं, तो अगर कोई स्केच बनाता है, कोई मान लीजिए मेरी फोटो बना रहा है, मेरा स्केच बना रहा है, तो कैसे बनाएगा? तो पहले वो कुछ ना कुछ ऐसे एक सर्कल बनाएगा, उसके बाद एक आपने कभी किसी किसी को नोटिस किया हो तो ऐसे कुछ डॉट 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 डाले, किस लिए डालते हैं? ताकि पता चल जाए कि हमें एक मेजरमेंट सी मिल जाए कि हमें आईज कहाँ बनानी है, नोज कहाँ बनानी है, उसका एक मेजरमेंट मिल जाए। मेरे को इसलिए आइडिया, क्योंकि मैंने किसी को बनाते हुए देखा था, तो कुछ कुछ इस तरीके का उनकी टेक्निक हो। तो हर चीज़ में एक टेक्निक लगाई जाती है। तो पॉइंट है, सबको पूछा जा रहा है कि क्या अकाउंटिंग भी एक आर्ट है? सो आंसर इज यस, अकाउंटिंग इज एन आर्ट। क्यों? क्योंकि उसके अंदर आप अगर देखोगे, आपने तो डेफिनेशन में भी पढ़ा था, क्योंकि अकाउंटिंग इज एन आर्ट, क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। ये एक आर्ट है, इसमें एक टेक्निक है जिसमें हम एक ही टेक्निक से सारा हमेशा रिकॉर्डिंग अपने बुक्स में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, हमेशा सेम तरीके से करेंगे, ठीक है? जैसे आप कभी भी स्केच बनाओगे तो एक ही तरीका है, जिस तरीके से आप स्केच बनाओगे इसी तरीके से ये भी एक आर्ट है, जिसके अंदर हम वही सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे, वही अकाउंटिंग के स्टेप्स फॉलो करेंगे। अब दूसरा सवाल आता है, क्या अकाउंटिंग एक साइंस है? इज अकाउंटिंग अ साइंस? साइंस क्या होती है? तो वो समझते हैं। देखो कीवर्ड मैंने यहाँ पे अंडरलाइन कर रखे हैं। आर्ट का कीवर्ड क्या है? टेक्निक। और साइंस का कीवर्ड क्या है? प्रिंसिपल। साइंस होता है जहाँ पे कुछ प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है? अकाउंट्स में भी कुछ प्रिंसिपल्स आएंगे। आप चैप्टर नंबर 3 में जाओगे तो चैप्टर नंबर 3 में अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की ही बात करेगा, ठीक है? तो अकाउंट्स में भी कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ रूल्स हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं। ऐसी अपनी मर्जी से मैं किसी को भी प्लस माइनस कुछ ऐसे नहीं कर दूंगा, जो रूल्स कहते हैं हमें उसी के साथ से चलना होगा। तो इसीलिए अगर सवाल कभी कोई पूछता है अकाउंटिंग इज एन आर्ट और अ साइंस, तो हमारा आंसर क्या होता है? अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज अ साइंस। आर्ट भी है और साइंस भी। क्लियर? आगे चलते हैं। सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग का क्या मतलब है? अकाउंटिंग कितने तरीके से करी जाती है, ठीक है? अकाउंटिंग कितने तरीके से करी जाती है, क्या क्या सिस्टम है? तो आपने अपनी, मैं एक जने को साथ में ले लेता हूँ, कौन डिस्कस करना चाहेगा गाइस आज मेरे साथ? जल्दी से रेज योर हैंड प्लीज। प्रियांशु बेटा, आपको अपना कैमरा ऑन करना पड़ेगा, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। एंड गाइस प्लीज कैमरास। Be able to open my camera due to some network issue. Sir, I am out of station and यहाँ थोड़ी आंधी है तो कोई लाइट बात गई नहीं, है कोई तो बात नेटवर्क नहीं, इशू बहुत कम है। कोई बात नहीं, मैं फिर किसी और को ले लेता हूँ आज। हाँ जी, और कौन मेरे साथ फिर डिस्कस करना चाहेगा? प्लीज रेज योर हैंड। एंड पार्टिसिपेट करोगे नहीं तो भाई मजा नहीं आएगा, फिर जल्दी बताओ, फिर मैं पिक करूंगा किसी को भी रैंडमली। हाँ, एंड गाइस प्लीज पहले तो कैमरास ऑफ करो। मेरे को सिर्फ गिने चुने लोगों के कैमरास दिख रहे हैं। काफी सारे बच्चे यार, आप लोग बंद क्यों कर देते हो? मुझे समझ नहीं आता, ऑन रखा करो। सोचो अगर मैं ऐसे बनाऊं, जस्ट मिनट, सिर्फ आकाशवाणी हो रही है। हाँ, अब सोचो कि आप रिलेट कर पा रहे हो मेरे साथ? ईशा हंस रही है। हाँ ईशा, क्या रिलेट कर पा रहे हो? बताओ। नहीं कर पाओगे ना यार, तो फिर मैं कैसे रिलेट करूंगा? मैं कैसे समझूंगा कि आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? सो लेट्स नॉट क्लोज द कैमरास, ठीक है? ऐसे मजा नहीं आएगा पढ़ने में। रजत, बहुत दिन हो गए यार तेरे साथ डिस्कस करने, आज तेरे साथ डिस्कस करते हैं, ठीक है? और अपना हैंड रेस कर ले बेटा, ताकि तू शुरू में आ जाएगा, मेरे पास सामने दिखाई देगा स्टार्टिंग में। आज तो हम बात कर रहे हैं सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है, ठीक है? तो इसका मतलब क्या है सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, कि कितने तरह से अकाउंटिंग की जाती है, कितनी तरह से अकाउंटिंग की जाती है। आप अगर अपनी बुक का नाम देखोगे तो क्या नाम लिखा है रजत? डबल अकाउंटिंग। और थोड़ा सा जोर से बोलना पड़ेगा। डबल एंट्री कीपिंग बुक। डबल एंट्री कीपिंग बुक। बुक कीपिंग। हाँ, मैं बोलूँ यार ये कीपिंग बुक कहाँ से आ गया? आगे पीछे हो गया बेटा। डबल एंट्री बुक कीपिंग। तो डबल एंट्री आप देख रहे हो, आप जो पढ़ रहे हो वो कौन सा सिस्टम पढ़ रहे हो? डबल एंट्री। ध्यान से समझना मेरी बात को, ठीक है? आप जो अकाउंटिंग का सिस्टम पढ़ रहे हो उसका नाम क्या है? डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के दो सिस्टम है, एक होता है डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, एक होता है सिंगल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। 99.99% बिजनेसेस, जो भी बिजनेस हैं, वो जब अकाउंट्स मेंटेन करते हैं तो किस सिस्टम पे करते हैं? डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग।
99.99% मतलब यानी मैक्सिमम ऑलमोस्ट सारे जितने भी बिजनेसेस आप देखोगे जब भी वो अकाउंट्स मेंटेन कर रहे होंगे तो वो डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग में ही कर रहे हैं। डबल एंट्री सिस्टम का मतलब क्या होता है कि आपकी जो भी कोई आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो उसके दो इफेक्ट होंगे, दो बराबर इफेक्ट। ठीक है, आपने अकाउंटिंग इक्वेशन में ये चीज ऑलरेडी देख ली है कि कोई भी ट्रांजैक्शन होती है तो उसका कोई सिंगल इफेक्ट नहीं होता, उसके दो इफेक्ट है कि नहीं है। हमने ऑलरेडी ये चीज देखी हुई है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ओनर ने बिजनेस में पैसे लगाए, यानी हमारे पास बिजनेस के पास ओनर से पैसे आए, तो उसके दो इफेक्ट क्या होते हैं रजत? अगर ओनर से हमारे पास 10 लाख रुपए आए, रजत तेरी आवाज नहीं आ रही बेटा। कैश बढ़ जाएगा और कैपिटल बढ़ जाएगी। हाँ, कैश बढ़ जाएगा और कैपिटल बढ़ जाएगा। वेरी गुड। तो दो इफेक्ट हुए ना, कैश बढ़ गया और यस सर, बिल्कुल सही। अब और एक डेबिट एक अब इन्हीं दो इफेक्ट्स को आगे जाकर आप सीखोगे। अभी तो आप अकाउंटिंग इक्वेशन कर रहे थे जहां प्लस और माइनस करते थे, जहां पे आप प्लस और माइनस करते थे। आगे जाकर के आप सीखोगे कि इन्हीं दो इफेक्ट्स को आप प्लस माइनस की जगह किस तरह से अकाउंट्स में रिप्रेजेंट करोगे, डेबिट और क्रेडिट की फॉर्म में। किस तरह से करोगे, डेबिट और क्रेडिट की फॉर्म। समझ आ रहा है मेरी बात? क्लियर? ठीक है। अब ये डेबिट और क्रेडिट होता क्या है, इसके लिए टाइम लगेगा, तो अपनी कॉपी में जहां आप नोट करते हो कि क्या क्या चीजें सर ने बाद में बतानी है वहां नोट कर लो। डेबिट क्या है, क्रेडिट क्या है, ये हम आगे जाके सीखेंगे। इसके लिए आपको लेजर के चैप्टर तक पहुंचना पड़ेगा। जर्नल में भी नहीं बता पाऊंगा, जर्नल में भी मैं कहूंगा कि बस इतना हिंट दूंगा कि दो इफेक्ट्स जो हैं उनको हम डेबिट और क्रेडिट की फॉर्म में लिखेंगे। लेकिन डेबिट और क्रेडिट असलियत में क्या है ये हम समझेंगे जब हम लेजर पे पहुंचेंगे। ठीक है, जब लेजर का चैप्टर करेंगे तब बताओ। तो प्लीज इसको नोट कर लो। पर इतना अभी आपको पता होना चाहिए, इतनी सिंपल सी आसान भाषा में मैं आपको समझा रहा हूँ। डबल एंट्री सिस्टम ये एक ऐसा सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग है जिसके अंदर हम हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट देते हैं। अब गोइंग फॉरवर्ड हम उन दो इफेक्ट को क्या बुलाया करेंगे आगे जाकर के, डेबिट, एक इफेक्ट डेबिट, दूसरा क्रेडिट। और ये हमेशा बराबर होगा, यानी जितने अमाउंट से डेबिट हो रहा होगा उतने ही अमाउंट से क्रेडिट भी हो रहा होगा। क्लियर? समझ आया रजत यहाँ तक? अब बात होती है फिर ये सिंगल एंट्री सिस्टम क्या है और ये कौन लोग फॉलो करते हैं। मैंने कहा मैक्सिमम ऑलमोस्ट, मैं तो 99.99 बोल दिया। ये सिर्फ एक इस तरीके से बताने के लिए था कि ऑलमोस्ट सब लोग डबल एंट्री ही फॉलो करते हैं। तो सिंगल एंट्री कौन करता है, सिंगल एंट्री सिस्टम होता क्या है और वो कौन फॉलो करता है। सिंगल एंट्री सिस्टम का मतलब है जहां पे हम सारी ट्रांजैक्शंस के दो इफेक्ट नहीं देते। एक ऐसा सिस्टम, एक अधूरा सा सिस्टम, ध्यान से समझना, एक ऐसा आधा अधूरा सा सिस्टम जहां पे हम सारी ट्रांजैक्शंस के दो इफेक्ट नहीं दे रहे। क्या हो रहा होगा उसमें, कुछ ट्रांजैक्शंस के दो इफेक्ट दे रहे होंगे, कुछ के तो दे रहे होंगे। कुछ ट्रांजैक्शन का सिर्फ हो सकता है एक ही इफेक्ट दे रहे हो और कुछ ट्रांजैक्शंस को हो सकता है हम रिकॉर्ड ही ना करें। समझ आ रही है मेरी बात? क्लियर? ये कैसा सा सिस्टम है यार, अगर हम इस तरीके से करेंगे तो फिर हमारी प्रॉपर रिकॉर्डिंग तो होगी नहीं, हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन तो हमारे पास रिकॉर्डेड नहीं होगी, बिल्कुल नहीं। तो ये कौन फॉलो करेगा इस तरीके, तो जरा ये समझते हैं। पनवाड़ी जानता है रजत? पनवाड़ी अगर मैं बोलूँ बड़ी आम सी भाषा। यस सर। क्या कौन होता है? तो जो पान बेचता है, जो पान और टॉफी वॉफी इस तरीके और बहुत से चीज बेचते हैं, वो सब नहीं बोल रहा मैं। तो वो जो पान वगैरह बेचते हैं, ठीक है, लेट्स टेक दैट एग्जांपल। आपने देखा होगा जगह जगह कोने पे छोटा सा एक दुकान खोल के वो बैठे होते हैं, है ना। अब आप सोचो, यस सर, कर तो वो भी बिजनेस पे रजत, कर रहे हैं कि नहीं? यस सर। भाई कुछ खरीदते हैं, कुछ बेचते हैं, प्रॉफिट कमाते हैं। अब भाई उन्हें भी तो प्रॉफिट डिटरमाइन करने के लिए अपनी बुक्स बनानी चाहिए। भाई हमने समझा कि भाई जहाँ जो भी बंदा बिजनेस करता है वो प्रॉफिट डिटरमाइन करने के लिए, फाइनेंशियल पोजीशन डिटरमाइन करने के लिए अपनी बुक्स बनाता है, यानी अकाउंट्स बनाता है। अब उस बंदे से जाके आप पूछोगे कि भैया तुम बुक्स बनाते हो, अकाउंट्स बनाते हो, कहते हो उसको तो अकाउंट्स का ए भी नहीं आता, उसे थोड़ी ना पता ही नहीं होगा क्या होता है। एग्जैक्टली भैया, एक तो या उसको खुद नॉलेज नहीं है तो क्या करे भाई। अब बहुत सारे लोगों को नॉलेज नहीं होती जो बड़े बड़े बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो अकाउंट बनाते हैं, तो क्या करते हैं, वो किसी को हायर कर लेते हैं। तो दो में से एक ऑप्शन होता है ना, या तो आपको खुद को नॉलेज होती है तो आप खुद बना रहे होते हो, या आप किसी एक्सपर्ट बंदे को जिसको अकाउंट्स की नॉलेज है उसको हायर कर लेते हो कि भाई तू मेरे लिए अकाउंट्स बना। समझ आ रहा है राजन? अब अगर यही चीज हम उस जो मैंने पनवाड़ी का एग्जांपल लिया उसके लिए अगर हम चले लेके सोचें, तो बेटा ना तो उसको इतनी नॉलेज है, वो इतना पढ़ा लिखा ही नहीं होता, तो उसे आता ही नहीं ये सब चीजें करना कि वो अकाउंट्स कैसे बनाए, क्या डेबिट क्या क्रेडिट होता है ना, तो वो चीजें उसको खुद ही नहीं आती। दूसरा, अगर वो किसी को रख लेगा ना अकाउंट्स बनाने के लिए, किसी अकाउंटेंट को रखेगा, तो कहेगा इतने तो मैं रोज के नहीं कमाता जितने मुझे अकाउंटेंट को देने पड़ते हैं।
तो कहेगा नहीं मैं कुछ कच्चा पक्का सा हिसाब खुद रख लूंगा, कोई बात नहीं, मेरे को अपने तरीके से हिसाब रखना आता है, मैं अपने तरीके से। समझ आ रही है रजत? यस सर। तो यानी वो प्रॉपर रूल्स फॉलो नहीं कर रहा अकाउंटिंग के, वो कुछ कच्चा पक्का सा हिसाब रख रहा है, और उसी को क्या कहते हैं, सिंगल एंट्री सिस्टम। ठीक है, तो दो सिस्टम हो गए, डबल एंट्री सिस्टम और सिंगल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम में हम पूरी तरीके से अकाउंटिंग के रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं, सारी ट्रांजेक्शन्स के दो इफेक्ट नहीं ले रहे। कुछ के हो सकता है दो इफेक्ट ले रहे हो, कुछ के हो सकता है सिर्फ एक ही इफेक्ट ले रहे हो, और कुछ का एक भी इफेक्ट नहीं ले रहे हो। मैं इस एग्जांपल को और इलैबोरेट करता हूँ। जैसे अब वो करेगा क्या, मोटा मोटा वो कैसे हिसाब लगाएगा, जरा सोच के देखो। वो क्या करेगा, जब शुरुआत करेगा दिन की, तो अपने जो उसका गल्ला होता है, गल्ला समझते हैं ना, जिसमें वो अपना कैश रखते हैं, तो अपने उस ड्रॉर में कुछ इनिशियल स्टार्टिंग अमाउंट रख देगा। कुछ पैसे तो स्टार्टिंग में चाहिए ना, खुले पैसे वगैरह देने होते हैं, तो कुछ पैसे वो रख लेगा अपने, लेट्स से 5000 रुपीज फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा, जितने भी जो भी लोग उससे आएंगे सामान खरीदेंगे, उनको सामान बेचेगा और पैसे उसके पास आते जाएंगे, और दिन के एंड में वो देखेगा कि उसके पास कितने पैसे इकट्ठे हो गए। तो अगर उसके पास 5000 थे शुरू में, और अगर मान ले 15000 हो गए, यानी उसने पूरे दिन में कितने कमाए रजत? 10,000 सर, 10,000। तो इस तरीके से वो कच्चा पक्का सा हिसाब रखेगा। और कई लोग उधार पे भी तो लेके होंगे, ये तो कैश वाली बात करी हमने कि सिर्फ कैश पे कितने पैसे आए उसके पास, है ना। कई लोग उधार पे भी तो लेके होंगे, तो क्या करेगा, जो लोग उधार पे ले जाते हैं उनका जरूर नोट कर लेगा, क्योंकि याद तो रहता नहीं ना उनका। तो हाँ ये रामू लेके चला गया था, इतने का सामान है ना, ऐसे ऐसे करके नोट कर लेगा। तो उसके पास डेटर और क्रेडिटर की तो लिस्ट होगी, है ना, डेटर क्रेडिटर की तो लिस्ट होगी, लेकिन वो हर चीज की डबल एंट्री नहीं कर रहा है। कुछ चीजों को रिकॉर्ड कर रहा है, कुछ को नहीं कर रहा है, और कुछ को आधा अधूरा। इसीलिए ये जो सिस्टम होता है सिंगल एंट्री सिस्टम, ये सिर्फ वो लोग फॉलो कर रहे होते हैं जो बहुत ही स्मॉल स्केल पे बिजनेस कर रहे हैं, उन्हें बिजनेस की नॉलेज, उसको सॉरी अकाउंटिंग की नॉलेज नहीं है, और ना ही वो अफोर्ड कर सकते हैं एक प्रॉपर अकाउंटेंट। अगर हम सिंपल से भाषा में समझे तो डबल एंट्री सिस्टम हो गया जहां हर एंट्री के दो इफेक्ट दे रहे हैं, और जहां भी हम ये रूल फॉलो नहीं कर रहे हैं उस सिस्टम को क्या बोलेंगे, सिंगल एंट्री। देखिए जरा सिंगल एंट्री में क्या लिखा हुआ है। हाँ जी देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, जरा देखते हैं। हाँ जी, कह रहा है अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स मतलब वही हो गया, देखो सेम मतलब है। और सिंगल एंट्री सिस्टम यानी जहां आधे अधूरे से रिकॉर्ड्स, वहां जो अकाउंट्स बन रहे हैं उनको सिंगल एंट्री। देखो क्या हो रहा है, या तो ऑल ट्रांजैक्शंस आर नॉट रिकॉर्डेड ऑन डबल एंट्री बेसिस, ये बात बोली थी मैंने, सारी ट्रांजैक्शन डबल एंट्री बेसिस पे रिकॉर्ड नहीं हो रही होंगी। इन सम ट्रांजैक्शंस बोथ एस्पेक्ट्स ऑफ द ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड, किसी में तो डेबिट और क्रेडिट दोनों ही एस्पेक्ट रिकॉर्ड करेंगे। while in other either one of the transaction is one of the aspect is recorded, यानी बाकी ट्रांजैक्शंस में या तो एक एस्पेक्ट रिकॉर्ड हुआ, डेबिट वाला और क्रेडिट वाला, और इसको चेक कर लिया, या रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम। क्लियर हो गया बेटा? आगे जाकर के एक चैप्टर देखोगे आप, बुक में अभी खोल के देखना चाहो तो इंडेक्स में आगे जाके आएगा अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। देखो चैप्टर दिख रहा है आपको, रजत पढ़िए बुक आपके पास? यस सर 21। तो यानी कि आगे जाके आप सीखोगे, तो ऐसे बिजनेसेस में जहां आधा कच्चा पक्का सा अकाउंट्स बना होता है, उससे अगर अपने को कंप्लीट अकाउंट्स बनाने हो तो हम कैसे बनाएंगे, वो भी तरीका हम आपको सिखाएंगे आगे। पर मोटा मोटा ये क्लियर हो जाना चाहिए, डबल एंट्री सिस्टम में पूरी तरीके से रूल्स फॉलो हो रहे हैं अकाउंट्स के, प्रॉपर अकाउंट्स मेंटेन हो रहे हैं, और सिंगल एंट्री में कच्चे पक्के। क्लियर है गाइस? आज यहाँ तक किसको क्लियर है प्लीज मुझे एक बार जरा थम्स अप करके बताओ, और जिसको क्लियर नहीं है और कुछ भी डाउट है तो प्लीज रेज। I can see couple of hand raised, मैं आ रहा हूँ आप लोगों के पास। हाँ जी प्रियांशी बताओ बेटा। सर जैसे आपने बोला कि जो सिंगल एंट्री सिस्टम होता है उसमें वो प्रॉपर रिकॉर्ड्स नहीं मेंटेन करेगा, और ना ही वो अकाउंटेंट अफोर्ड कर सकता, तो वो अकाउंटेंट रखेगा। सर फिर वो जैसे टैक्स पे करने के लिए तो प्रॉपर हमें अकाउंट्स चाहिए होते हैं, तो फिर वो उसके लिए क्या करेगा? तो मैं वो भी समझा देता हूँ, अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। ऐसे केसेस में इनकम टैक्स में एक रूल होता है, क्योंकि मैं इनकम टैक्स भी पढ़ाता हूँ इसलिए मुझे पता है, मैं आपको ये समझाता हूँ। इनकम टैक्स में एक रूल होता है, एक लिमिट फिक्स करी हुई है कि इस लिमिट से अगर आपकी नीचे टर्नओवर है, अगर इस लिमिट से नीचे टर्नओवर है, आई डोंट रिकॉल के एग्जैक्ट लिमिट कितनी है, लेट्स टेक एन एग्जांपल 10 लाख, ठीक है। तो लेट्स से 10 लाख से कम अगर आपकी टर्नओवर यानी से
10 लाख से कम की अगर आपकी सेल है तो आपको प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। हम प्रिजम्पटिव बेसिस पे आपकी इनकम कैलकुलेट कर लेंगे, यानी जैसे 10 लाख की आपकी अगर सेल्स है तो हम ये मान लेंगे उसका 8% या 10% आपकी इनकम। भाई इनकम निकलती कैसे, अगर आप प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड रखते तभी निकलती ना। अब क्योंकि आपने रिकॉर्ड तो रखे नहीं है, तो ऐसे केस में हम क्या कर लेंगे, अज्यूम कर लेंगे जो भी उसमें परसेंटेज लिखा है, पहले 8% लिखा था तो लेट से अगर 8% लिखा है यानी 10 लाख का 8% हम आपकी इनकम मान लेंगे और उसके ऊपर हम टैक्स निकालेंगे। क्लियर? तो उसके लिए भी उसको माइंड में रखते हुए भी इनकम टैक्स में प्रोविजंस है। तो सर उसको मतलब टैक्स तो पे करना पड़ेगा, बट वो गवर्नमेंट बताएगी कि उसे हाँ, गवर्नमेंट ने रूल्स बना रखे हैं इनकम टैक्स में, इसके लिए भी रूल्स हैं कि जो इस तरह के बिजनेसमैन हैं या बिजनेसेस हैं जहाँ पे आप प्रॉपर बुक्स मेंटेन नहीं कर रहे हो तो वो कैसे कैलकुलेट करें। ओके सर। एंड सर जैसे अभी आपने बोला कि सिंगल एंट्री सिस्टम में भी समटाइम्स वो दोनों एक्सपेक्ट को देखते हैं, लाइक डेबिट एंड क्रेडिट, तो सर वो फिर वहाँ पर डबल एंट्री नहीं हुआ? तो डबल एंट्री तब बोलते हैं उसको जब सारी जगह पे वो डबल एस्पेक्ट दे रहा है। कुछ कुछ जगहों पे दोनों इफेक्ट रिकॉर्ड कर रहा होगा, कुछ कुछ जगह जैसे मैंने अभी डेटर का बोला, डेटर क्रेडिटर का, वहां तो वो नोट कर रहा है हाँ जी मेरे पास से गुड्स गए और ये इतने इस बंदे को मैंने उधार पे बेचा। लेकिन अगर मान के चलो वो कोई कैश में उससे खरीद के लेके जा रहा है तो वो रिकॉर्ड कर रहा है, कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर रहा, वो तो एंड में बैलेंस देख रहा है कि मेरे पास बैलेंस कितना बच गया। यस सर। ओके। ये बात समझ पे, तो उसके पास प्रॉपर रिकॉर्ड्स नहीं है ना, सारी चीजों को उसने ढंग से नोट नहीं किया। हाँ निशात बेटा बताओ बेटा आपका क्या डाउट है, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। सर हमारे कुछ टॉपिक्स अभी रहते हैं, जैसे सर क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन और टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। ये तो मैंने बताया। अच्छा ये बीच में नहीं पेज सर जो गायब आपका, था, हाँ पेज गायब यस है सर। वो मैंने अभी निकाला नहीं है। चल मैं एक कोशिश करता हूँ अपनी इसी में खोल लेता हूँ अपने फोन में। गाइस आप लोगों के पास मैंने भेजा हुआ है ना, फोन में खोलो, यहाँ पे मैंने डालना भूल गया तो एक बार फोन में ही खोल लेते हैं और उसी में से डिस्कस कर लेते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं है और वो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या है, एडवांटेजेस, ऑब्जेक्टिव। अगर मैं जस्ट इसमें से एक समराइज भी करना चाहूँ कि इम्पोर्टेंट क्या है, क्वेश्चंस कैसे आते हैं, तो आपके पास एक तो अकाउंटिंग की डेफिनेशन आ सकती है, फिर उसे एक बार ले चलता हूँ जल्दी से। जस्ट हाँ, तो अकाउंटिंग की डेफिनेशन आ सकती है, ये मैंने आपको कराई थी, बताई थी कि ये इंपॉर्टेंट है। कैरेक्टरिस्टिक्स आ सकते हैं, अकाउंटिंग प्रोसेस आ सकता है, दोनों सेम ही, ठीक है। तो एक याद कर लिया, दूसरा ऑटोमेटिक याद रखा। इसी तरीके से ऑब्जेक्टिव्स, एडवांटेजेस, ये सब सिमिलर है। इसमें एडवांटेजेस को याद कर लो, आपको ये ऐसे याद होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव में ये 6 ऑब्जेक्टिव थे ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो 6 पहले ऑब्जेक्टिव के याद होने चाहिए। फिर जो एक्स्ट्रा है एडवांटेजेस में वो ऐसे याद करो कि ये 6 प्लस ये वाले और समझ आ रहा है मेरी बात, तो इजी रहेगा आपको याद करना, ठीक है। लिमिटेशंस इंपॉर्टेंट है बेटा, लिमिटेशंस, एडवांटेजेस, ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, ये दोनों चीजें आने के चांसेस होते हैं। और इसके अलावा ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ब्रांचेस अगेन कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में डिफरेंस आने के चांसेस होते हैं क्योंकि बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं बुक कीपिंग और अकाउंटिंग क्या होता है। इसके अलावा अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन वाला पार्ट मैं यहाँ से खोल लेता हूँ, आप लोग अपने पास भी खोल लो एक बार। अच्छा, तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्या होता है ये तो मैंने बता ही दिया था। अच्छा, अब आगे क्या कह रहा है, टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन। गाइस आप लोगों ने खोल लिया अपने पास 1.10 पेज, पेज नंबर 10 है एज पर द पीडीएफ जो मैंने पीडीएफ भेजा था, बुक का 1.10 कह रहा है टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। कितने तरह की इन्फॉर्मेशन हो सकती है, तो ब्रॉडली 3 तरह की इन्फॉर्मेशन में हमने इसको कैटेगराइज किया है। 3 तरह की इन्फॉर्मेशन कौन कौन सी, एक तो इन्फॉर्मेशन प्रॉफिट और लॉस से रिलेटेड, ठीक है। मैंने आपको बताया था हम उसके लिए क्या बनाते हैं, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस, तो वहां से हमें ये इन्फॉर्मेशन पता चलेगी, क्लियर। दूसरी बात करते हैं इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू फाइनेंशियल पोजीशन, उसके लिए क्या बनाते हैं रजत, क्या बताया था मैंने, 2 चीजें बताई थी ना, एंड में बनाते हैं जब साल खत्म होता है। तेरी आवाज चली गई है, तेरी आवाज चली जाती, क्या चक्कर है, क्या से बनती सर, बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पूरा बोलेंगे, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये हमें अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा रिलेटेड टू प्रॉफिट, और बैलेंस शीट हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी रिलेटेड टू फाइनेंशियल। एक तीसरी एक और स्टेटमेंट भी बनती है जिसको बोलते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट।
मैं यहाँ लिख रहा हूँ, लेकिन ये हर कोई नहीं बनाता, ये मेनली कंपनीज के लिए मैंडेटरी है, बाकी सबके लिए मैंडेटरी नहीं है। कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है, आप 12th में सीखोगे इसको बनाना, जब आप कंपनी के अकाउंट्स बनाना सीखोगे तब आपको सिखाएंगे। अभी मैंने जानबूझकर के इसके लिए इस वजह से इसको इंक्लूड नहीं करा है क्योंकि दिस इज नॉट अ मैंडेटरी स्टेटमेंट। ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हर कोई बनाएगा, बैलेंस शीट हर कोई बनाएगा, लेकिन कैश फ्लो स्टेटमेंट हर कोई नहीं बनाता। ये कौन बनाएगा? मेनली मैंडेटरी किसके लिए? कंपनीज के लिए। सोल प्रोप्राइटर या पार्टनरशिप में आपकी मर्जी है, बनाना चाहो तो बना सकते हो, मैंडेटरी नहीं। क्लियर है? तो थर्ड टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन हमें स्टेटमेंट से पता चलती है कि कितना कैश कहाँ से आया। ये स्टेटमेंट क्या बताती है? कितना कैश कहाँ से आया और कितना कैश कहाँ गया, किस किस एक्टिविटी में कैश कितना यूज हुआ। क्लियर हुआ? ओके, इसके बाद क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के जैसे फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे हमने अकाउंटिंग प्रोसेस के समझे थे, उसी तरह से अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हैं। पहला, रिलायबिलिटी। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन रिलायबल होनी चाहिए। अगर रिलायबल इन्फॉर्मेशन नहीं है, आप उसमें भरोसा कैसे करोगे? कोई भी आके कुछ बोल देगा कि यार इतना प्रॉफिट हुआ, हमने इतना कुछ माल बेच दिया, ऐसे थोड़ी ना आप किसी पे रिलाय करते। तो जो भी आप अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन बता रहे हो उसके पीछे कुछ ना कुछ बेसिस होना चाहिए, तो इट शुड बी रिलायबल। रेलिवेंट होनी चाहिए, जिसको जितनी जो इन्फॉर्मेशन चाहिए आप उसको वो इन्फॉर्मेशन दोगे ना। जैसे अगर कोई बैंक है, लेंडर है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, उसको क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए? वो आप देखना चाहेगा कि पुराने आपके पिछले 5 सालों का क्या प्रॉफिट है, क्या ट्रैक रिकॉर्ड रहा, प्लस वो ये देखना चाहेगा कि आपने और किसी से लोन लिया हुआ है या नहीं लिया हुआ है, यानी बैलेंस शीट में ये स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन देखना चाहेगा। वो आप उसको और चीजें बताने बैठ जाओगे, मेरे को उन सब चीजों से मतलब नहीं है, जो चीज चाहिए वो बता दो, है ना। तो जिस यूजर को जो इन्फॉर्मेशन चाहिए हमें वो रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन उसको देनी है। अंडरस्टैंडेबिलिटी, इन्फॉर्मेशन को आसान भाषा में, एक सरल भाषा में अगर आप दोगे ताकि सामने वाले को समझ में आए, तभी उस इन्फॉर्मेशन का फायदा है। आप सोचो, अगर मैं आप जैसे आपको समझा रहा हूँ, अगर मैं सीधा सीधा ये पढ़ के आपको बोलने लगे, अंडरस्टैंडेबिलिटी मींस द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड थ्रू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट मस्ट बी प्रेजेंटेड इन अ मैनर दैट द यूजर आर एबल टू अंडरस्टैंड, तो फायदा क्या होगा? समझ नहीं आया? मैंने कुछ आसान थोड़ी ना किया आपके लिए। So my role is to present it, to tell it in a easier manner ताकि आपको आसानी से वो समझ में आ सके। सेम चीज है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के लिए। कहते हैं कि जब आप अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन उसके यूजर्स को दे रहे हो तो अकाउंटेंट का ये फर्ज है कि उसको आसान भाषा में इस तरीके से समझाए, इस तरह से बताए ताकि सामने वाले को समझ आए, तभी हम उसको इन्फॉर्मेशन दें, नहीं तो वो तो डेटा ही हो जाएगा, है ना। आगे चलते हैं। कंपेरेबिलिटी, जो आपकी इंफॉर्मेशन होती है वो इस तरीके से दी जानी चाहिए ताकि हम उसको पिछले साल से कंपेयर कर सके, दूसरी कंपनीज के साथ कंपेयर कर सके। मैंने बताया था कंपैरिजन के लिए अपने 2-3 तरह से कंपेयर कर सकते हैं, अपने ही पिछले साल के इंफॉर्मेशन के साथ, डेटा के साथ, और किसी और कंपनी के, जैसे कोक कंपेयर करेगा पेप्सी के साथ, मैंने बताया था एक बार। तो आप इस तरीके से कंपेयर कर सको, वो इन्फॉर्मेशन इस फॉर्म में होनी चाहिए। अगर आप कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन दे दो कि भाई यहाँ मुझे बता दो, फॉर एग्जाम्पल आप कहो कि सर पिछले साल से 20% प्रॉफिट बढ़ गया। अरे मुझे पिछले साल का प्रॉफिट नहीं पता होगा तो मैं कंपेयर कैसे करूँ? मेरी बात समझ में आ रही है? तो मेरे को पूरा डेटा चाहिए और मुझे इन्फॉर्मेशन उस तरीके से चाहिए ताकि मैं सामने किसी और कंपनी या अपने जो भी जिसके साथ भी मैं कंपेयर करना चाहूँगा कर सकूँ। समझ में आ रहा है? सो इन्फॉर्मेशन शुड बी शेयर्ड इन अ मैनर सो दैट इट इज कंपेरेबल। क्लियर है गाइस? किसने पूछा था गाइस ये मेरे से? प्लीज रेज योर हैंड। ओके, प्रियांशी आपने पूछा था। प्रियांशी क्लियर है बेटा? सर उसमें यस सर बट एक है कंपैरेबिलिटी सर, इसमें जो तो हमें बोल्ड में वर्ड लिखा हुआ है इंट्रा फर्म कंपैरिजन एंड इंटर फर्म कंपैरिजन। राइट, तो इंट्रा क्या होता है मैं समझा देता हूं। देखो, इंट्रा फर्म टेक्निकल से लगते हैं ना वर्ड, तो कंफ्यूजन होती है। इंट्रा फर्म का मतलब होता है विद इन द सेम फर्म, विद इन सेम फर्म। फर्म मतलब बिजनेस, यानी मैं अपने ही बिजनेस में किसी पास्ट रिकॉर्ड्स के साथ इसको कंपेयर कर रहा हूं। ठीक है, जैसे इस साल का प्रॉफिट पिछले साल के प्रॉफिट से, इस साल के खर्चे पिछले साल के खर्चों से, लेकिन अपने। तो ये होता है इंट्रा फर्म कंपैरिजन विद इन द सेम। ठीक है, और इंटर फर्म का मतलब क्या होता है? विद अनदर फर्म। तो अगर कोक पेप्सी के साथ कंपेयर करेगा अपने रिजल्ट्स को तो वो क्या कहलाएगा? इंटर फर्म कंपैरिजन। क्लियर है? आई कांट सी, कहां चली गई प्रियांशी ने? चैनल डाउन कर दिया, कहां सी? हां जी, ओके। हाँ निशा बेटा, लास्ट डाउट ले रहे हैं फिर आगे बढ़ेंगे, फिर आगे सेकंड चैप्टर शुरू करते हैं बेटा।
मैंने आपको अनम्यूट कर दिया। निशा बताओ बेटा क्या कहना चाह रहे हो? सर ये जो टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है और ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है, इसमें डिफरेंस क्या है? ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का, ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, सर दोनों में फर्क है। आपने ओके गलत वर्ड पढ़ा। ओके अब देखो आपने गलत पढ़ा इसलिए मतलब कंफ्यूजन में आ गए, है ना। वो यस ब्रांचेस सर। ऑफ अकाउंटिंग यानी टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग कह रहा है कि कितने तरह से अकाउंट, कितनी तरह की अकाउंटिंग हो सकती है। अगर अकाउंटिंग को हम अलग अलग टाइप्स में बांटें तो कितने तरह की हो सकती है। क्लियर? यहाँ हम अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं। फर्क समझ आ गया? ओके चलो तो गाइस अब लोग आगे बढ़ते हैं सेकंड चैप्टर पे। जस्ट अ सेकंड। अच्छा गाइस एक बात और किसी ने, आई थिंक निशात ने पूछा था और एक बच्चे किसी और ने भी पूछा था कि सर इसमें जो एमसीक्यूज वगैरह हैं वो करने हैं, आप कराओगे डिस्कस? तो बिल्कुल कराऊंगा गाइस। आप लोगों के पास इस समय अच्छा मौका है, जो जो चैप्टर होते जा रहे हैं उसके क्वेश्चंस अपने आप करते जाओ, ठीक है। और जो एमसीक्यूज वहाँ भी छोड़े हुए थे, जो हमने शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस जो अकाउंटिंग इक्वेशन में भी अलग से डिस्कस नहीं करे थे, आप लोग करो उसको। और फिर एक क्लास लेंगे जिसके अंदर हम सारी जो भी आपके डाउट्स होंगे उससे रिलेटेड वो डिस्कस करेंगे। क्लियर है गाइस? ठीक है चलो तो आगे चलते हैं। अब सेकंड चैप्टर शुरू करते हैं यार। सेकंड चैप्टर क्या है, नाम देखें जरा, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। और मजे की बात होगी, अब देखना हम बहुत सारी टर्म्स तो कर चुके हैं ऑलरेडी, हम सीख चुके हैं, ठीक है। तो जरा देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहला है बिजनेस ट्रांजेक्शन। रजत यू आर विद मी? यस सर। बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या होता है? तो अगर आसान भाषा में बोलूं तो बिजनेस में होने वाली ट्रांजेक्शन, है ना। बड़ी आसान हो गया, ऐसे लिख के आएंगे हम। इसको थोड़ा और समझते हैं। क्या बिजनेस में होने वाली हर ट्रांजैक्शन को हम बिजनेस ट्रांजैक्शन बोलते हैं? आंसर इज नो। मैंने आपको समझाया था अकाउंट्स में हम सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं जहां पे कुछ मनी इन्वॉल्व हो, ठीक है। तो हम ऐसी ही ट्रांजैक्शन को बिजनेस ट्रांजैक्शन मानेंगे जहां पे मनी इन्वॉल्व। जिस ट्रांजैक्शन में मनी इन्वॉल्व नहीं होगी हम उसे बिजनेस ट्रांजैक्शन बोलेंगे ही नहीं। देखो जरा क्या लिखा है, कह रहा है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। ये आप देख रहे हो ना, मैं ये कीवर्ड्स अंडरलाइन कर रखे हैं। जो कीवर्ड्स अगर आप याद कर लोगे तो इजी रहेगा आपको याद करने में। हाँ जी, क्या होता है बिजनेस ट्रांजैक्शन? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन या इकोनॉमिक इवेंट। अगेन यार ये पता नहीं क्यों ऐसी लैंग्वेज यूज करते हैं, मुझे समझ नहीं आता। बच्चे सोचते हैं कि पता नहीं क्या चीज़ है। अरे आसान भाषा में सिंपल सी बात है, जहाँ पैसा है। फाइनेंशियल वर्ड भी वही इंडिकेट कर रहा है, इकोनॉमिक वर्ड भी वही इंडिकेट कर रहा है। अननेसेसरी कंफ्यूज करने के लिए ऐसी लैंग्वेज यूज। हाँ जी, तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन या इकोनॉमिक इवेंट क्या एंटर्ड इनटू बाय टू पार्टीज, दो पार्टीज के बीच में ये ट्रांजैक्शन हो रही होगी। फॉर एग्जांपल रजत, अगर मेरे पास बिजनेसमैन से 10 लाख रुपए आए तो दो पार्टीज कौन थी? सब बिजनेसमैन और वो जिससे आए हैं, मतलब चाहे वो बिजनेसमैन तो ही तो है। बिजनेस और जिससे आए हैं। हाँ, अच्छा, तो यानी बिजनेस और बिजनेसमैन। बिजनेस और बिजनेसमैन। अगर मैंने ये ट्रांजैक्शन बोली मेरे पास बिजनेसमैन से 10 लाख रुपए आया, फिर अभी फिर से कंफ्यूज हुआ था ना। बिजनेसमैन तो दिख गया था, बिजनेस को भूल गया। हमने बोला था ना बिजनेस को भी एक एंटिटी मानेंगे, एक सेपरेट यस सर। एंटिटी मानेंगे, है ना। तो ये भी एक पार्टी मानी जाएगी। तो दो पार्टीज कौन कौन हो गई इस केस में? बिजनेस और बिजनेस। आप कोई भी ट्रांजैक्शन ले लेना, हर ट्रांजैक्शन में आपको दो पार्टीज मिलेंगी। क्लियर? तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो कि दो पार्टीज के बीच में हो रही है, एक ट्रांजैक्शन जिसमें पैसा इन्वॉल्व है, दैट इनिशिएट्स द अकाउंटिंग प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, जिससे हमारा अकाउंटिंग का प्रोसेस शुरू होता है। क्या शुरू होता है, कैसे शुरू होता है? रिकॉर्डिंग से, यानी जर्नल में एंट्री करने से। तो एक ऐसी ट्रांजैक्शन जिसमें पैसा इन्वॉल्व है और जिससे हमारा अकाउंटिंग का प्रोसेस शुरू होता है उसे बोलते हैं बिजनेस। क्लियर? आगे देखते हैं जरा इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। पता नहीं क्या शौक होता है, सब चीजों की कैरेक्टरिस्टिक्स लिख देते हैं। इतना जबरदस्ती बढ़ा देते, क्या जरूरत है इसकी? छोड़ो, कोई बात नहीं, पढ़ लेते जल्दी से। भाई मनी की टर्म्स में होना चाहिए। हाँ, और कैसे अराइज होता है? या तो आप कोई गुड्स या सर्विसेज आप एक्सचेंज कर रहे हो, गुड्स खरीद रहे हो, बेच रहे हो, यही तो कर रहे होते हैं, या सर्विसेज आप दे रहे होते हो, यही तो दो चीजें होती है हमारी। और क्या होगा? चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन। जो भी आपकी ये बिजनेस ट्रांजैक्शन होगी उससे आपकी फाइनेंशियल पोजीशन पे चेंज आ जाएगा। जैसे अगर ओनर से मेरे पास पैसे आए तो मेरी लायबिलिटीज बढ़ गई, तो फाइनेंशियल पोजीशन चेंज हो गई कि नहीं हो गई? एक तरफ से एसेट बढ़ गया, एक तरफ से लायबिलिटी बढ़ गई। इट हैज एन इफेक्ट ऑन द अकाउंटिंग इक्वेशन ऑफ एनी बिजनेस फर्म। आप ये देख ही चुके हो कि कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन जो भी होती है उसका इफेक्ट आता है अकाउंटिंग इक्वेशन। अब जैसे मैं इस पॉइंट पे आता हूँ ना, बच्चे के दिमाग में आता है सर IOC IOD इसका तो इफेक्ट नहीं आया,
जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन पहले थी वही बाद में आ गई बेटा। वो तो आप प्लस माइनस करके बाई चांस बराबर आपका आ गया, आप प्लस माइनस आपने किया और उसके बाद सेम आ गई, पर इफेक्ट तो फिर भी दे रहे हैं ना प्लस माइनस करके, तो ऐसा नहीं है कि इफेक्ट नहीं दे रहे, ठीक है। और आगे जाकर के मैंने आपको बताया था, आप सीखोगे कि अभी तो आप दोनों का इफेक्ट कैपिटल में कर रहे हो, जब लेकिन जर्नल करेंगे तो और डिटेल में चीज़ें जाएंगी, अभी तो हम मोटा मोटा सीखेंगे, तो वहाँ और दोनों का इफेक्ट अलग अलग दिखाई देगा, ठीक है। आगे देखते हैं, इट हैज ड्यूअल एस्पेक्ट्स, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। आफ्टर ईच ट्रांजैक्शन टोटल एसेट और टोटल लायबिलिटीज एंड कैपिटल बराबर हो, ये भी हम देखते हैं। ये चीज़ अकाउंटिंग क्वेश्चन करने से फायदा होगा। अगर मैं ये कराए बिना सोचो, अकाउंटिंग क्वेश्चन कराए बिना ये सारी कहानी आपको करा रहा होता और मुझे ये समझ नहीं आता, बिना एसेट समझाए, बिना लायबिलिटी और बिना कैपिटल समझाए बिजनेस ट्रांजैक्शन ये लोग समझा रहे हैं, कैसे समझे? अगर मैं सीधा ये समझा रहा होता समझ रहे, नहीं समझ में आता। तो ये एक प्रॉब्लम होती है जब टीचर सीधा चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 से शुरू करा देते हैं, आपको सारी टर्म्स जब तक पता ही नहीं है तो आप ये टर्म्स कैसे सीखोगे, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। बिजनेस ट्रांजैक्शन को फर्दर इन्होंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। ये चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है बाय द वे, जो भी हम पार्ट कर रहे हैं मोटा मोटा समझो इसको। एक्सक्यूज मी सर। हाँ रजू सर, characteristics of business transaction में कि ये भी पॉइंट है, it is supported by source document। सोर्स डॉक्यूमेंट का मतलब होता है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, यानी ऐसा नहीं है अपनी मर्जी से आप रिकॉर्ड कर लोगे, आप जो भी चीज़ रिकॉर्ड करोगे, अकाउंटेंट जो भी रिकॉर्ड करेगा उसके पीछे कुछ ना कुछ प्रूफ होना चाहिए, ठीक है। तो सोर्स डॉक्यूमेंट का मतलब लिखो साथ में डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ऑब्लिक क्या सेल्स और इनवॉइस। हाँ, जैसे अगर सेल रिकॉर्ड करनी है तो सेल की इनवॉइस होगी, अगर परचेज रिकॉर्ड करनी है तो सामने वाले ने सेल इनवॉइस इशू करी होगी, वो होगी, है ना। तो कुछ भी आपको अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करना है, बिना प्रूफ के कुछ भी रिकॉर्ड नहीं, हर चीज का प्रूफ आपको रखना पड़ता है, ताकि कल को ऑडिटर आए, वो चेक करना चाहे, कोई भी फॉर दैट मैटर, कि आपने ठीक रिकॉर्डिंग करी है, सब चीज सही से रिकॉर्ड किया है कि नहीं करा है, तो आप उसको दिखा सको, देखो ये प्रूफ है, ठीक है। आगे चलते हैं बेटा। बिजनेस ट्रांजैक्शन में 2 तरीके से आप बिजनेस ट्रांजैक्शंस को बाइफरकेट कर सकते हो। रिलेशनशिप विद अकाउंटिंग यूनिट, यानी कि जो बिजनेस है उससे रिलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से 2 तरह की ट्रांजैक्शन हो गई, एक तो इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल हो गई जो आप एक तरह से कह सकते हो बिजनेस की इंटरनली जो ट्रांजैक्शन जो वो एंट्रीज रिकॉर्ड कर रहा है, जैसे डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन में कोई बाहर वाला इन्वॉल्व हुआ भाई, आपने जब एसेट खरीदा होगा तब बाहर वाला इन्वॉल्व हुआ होगा, तब हमने उसको एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन में कंसीडर किया। लेकिन जब मैं डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो कोई बाहर वाला इन्वॉल्व हुआ क्या? आंसर इज नो। तो ये क्या कहलाएगी? इंटरनल ट्रांजैक्शन। तो कोई भी इस तरह की ट्रांजैक्शन जो आप इंटरनली रिकॉर्ड करते हो बहुत लिमिटेड होती है, जैसे डेप्रिसिएशन